फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में आप सभी पढ़ाकू योद्धाओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सभी को न्यूक्लियर एनर्जी या फिर जिसे हम एटॉमिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इस टॉपिक के अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आप सभी को भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का इतिहास बताऊंगी और उसके साथ ही भारत के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में बताऊंगी और अभी जो भी करंट अफेयर्स रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से संबंधित वो सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप सभी को विश्व में जो परमाणु दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है फ्रेंड्स, क्या विश्व में जो भी एटॉमिक डिजास्टर्स हुए हैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि इससे भी आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपके छत्तीसगढ़ सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल एग्जाम या फिर CGSEF एंड रेंजर एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप सभी स्क्रीन पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन शो हो रहा है, इंग्लिश में भी शो हो रहा है एंड हिंदी में भी शो हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से कौन सा नवीनतम व्यावसायिक रूप से संचालित भारतीय ऊर्जा रिएक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पूछा हुआ है कि भारत का नवीनतम व्यावसायिक रूप से संचालित भारतीय ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है, मीन्स उसका नाम पूछा गया है। लेटेस्ट कॉमर्शियली ऑपरेटेड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है भारत में उसका नाम आप सभी को पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ। तो अभी जब मैं आप सभी को भारत के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसको कवर कराऊंगी तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब मैं आप सभी को न्यूक्लियर पावर प्लांट बताऊंगी तो उसी समय इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप सभी के लिए ये जो टॉपिक है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे हम एटॉमिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, इसको स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो एटॉम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंतर्गत प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और साथ ही जो एटॉम है उसके चारों ओर जो कक्षाएं रहती हैं वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन करते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो न्यूक्लियस है फ्रेंड्स परमाणु का, क्या ये जो एटॉम है उसका जो न्यूक्लियस है ये ऊर्जा का असीमित भंडार है। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सर्चेस किए जिससे उन्हें पता चला कि इस परमाणु के छोटे से नाभिक में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। इसलिए जो एटॉमिक एनर्जी है फ्रेंड्स, इसे न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या ये जो एटॉमिक एनर्जी है इसे न्यूक्लियर एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है फ्रेंड्स, इसे हम दो अभिक्रियाएं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, क्या नाभिकीय विखंडन जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन कहते हैं और नाभिकीय संलयन जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, इन दोनों रिएक्शंस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो अभिक्रियाएं हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सी, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, वैसे तो मैं इसे अपने अगले वीडियो में जिसमें मैं आप सभी को न्यूक्लियर रिएक्टर के सारे पार्ट्स बताऊंगी, मीन्स जो कंट्रोलर होता है, नियंत्रक, मॉडरेटर, इन सब के बारे में बताऊंगी, उसमें मैं अच्छे से डिटेल से बताऊंगी किसे, इन दोनों रिएक्शंस को। लेकिन अभी मैं आप सभी को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ कि आखिर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि नाम ही क्या है, नाभिकीय विखंडन, ठीक है, और क्या है ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि नाम ही क्या है, नाभिकीय विखंडन, विखंडन मीन्स टूटना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक जो भारी नाभिक होता है वो दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है या फिर ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, और दूसरा क्या बताइए मैं, नाभिकीय संलयन। तो ये जो नाभिकीय संलयन है फ्रेंड्स, संलयन मीन्स क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, संलयन मीन्स क्या होता है, जुड़ना, या फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन किससे बना है, फ्यूज से बना है, और फ्यूज मतलब भी क्या होता है, जुड़ना होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है मीन्स नाभिकीय संलयन है, इसके अंतर्गत दो हल्के नाभिक जो है आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं।
ठीक है, मीन्स ये जस्ट अपोजिट होता है नाभिकीय विखंडन के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं इसका अर्थ ही आप सभी को बता दी हूँ, ठीक है, और आप सभी को एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप सभी को घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं अपने अगले वीडियो में इसे बहुत ही अच्छे से और डिटेल से और बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। अभी इस वीडियो में जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं आप सभी को भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके इतिहास के बारे में बताऊंगी, और साथ ही जो पावर प्लांट्स हैं उनके बारे में, उनका जो करेंट अफेयर्स है, और साथ ही जो भी विश्व में दुर्घटनाएं हुई हैं न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित वो बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो वीडियो है फ्रेंड्स वो एक्चुअली में स्पेशली डेडिकेटेड है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इसमें आप सभी को इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी हूँ, जो रिएक्शंस है उसका, और अगले वीडियो में न्यूक्लियर रिएक्टर जब मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगी तो और भी अच्छे से बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत में परमाणु का इतिहास में, जो परमाणु ऊर्जा है जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं, उसका इतिहास। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए नीतियाँ बनाने के लिए, नीतियाँ मीन्स प्लानिंग करने के लिए, ठीक है, मीन्स परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे, है ना, रिस्ट्रिक्शन मीन्स जो भी बाधाएं आ रही थी उनको दूर कैसा किया जाए, ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए प्लानिंग करने के लिए ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। किसकी? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई है फ्रेंड्स? अगस्त 1948, अगस्त 1948 में की गई है। कब की गई है? अगस्त 1948 में की गई है। और ये डेट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसे ज़रूर याद रखिए कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है? अगस्त 1948 में की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका उद्देश्य मैं आप सभी को पहले ही बता दी हूँ कि जो भारत है वहाँ पर परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए, है ना, प्लानिंग करने के लिए, जो भी परमाणु ऊर्जा है उसमें जो भी रिस्ट्रिक्शन आ रहा था, भारत में जो भी बाधाएं आ रही थी उसको दूर करने के लिए ही, प्लानिंग करने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, और साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय या फिर हेड क्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय या फिर हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, मुंबई महाराष्ट्र में है। और अभी वर्तमान में जो परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन है वो कौन है? के.एन. व्यास जी है। कौन है? के.एन. व्यास जी है। ठीक, और के.एन. का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? कमलेश नीलकंठ व्यास। क्या नाम है इनका? कमलेश नीलकंठ व्यास जी जो है वही अभी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन है, और ये बात आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हमारे देश में परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड जो भी काम हुआ है, मीन्स हिस्ट्री में अगर हम देखें तो हमारे देश भारत में एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी काम हुआ है वो किनके निर्देशन में हुआ है? वो होमी जहांगीर भाभा जी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के निर्देशन में ही हुआ है। इसलिए ही भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को परमाणु ऊर्जा का जनक कहते हैं, मीन्स फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया। किन्हें कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा जी को ही कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप सभी को ये बात याद रखनी है। साथ ही ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसकी स्थापना इनके निर्देशन से ही हुआ है, और ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके प्रथम जो अध्यक्ष कह सकते हैं या फिर जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे वो कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ही थे। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी बातें याद रखनी है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, ये जो होमी जहांगीर भाभा जी हैं इनके प्रयासों से ही भारत में परमाणु ऊर्जा या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन प्रारंभ करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई। देखिए पहले क्या किया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई, उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। और ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी स्थापना कब की गई है? 3 अगस्त 1954 को। कब की गई है? 3 अगस्त 1954 में की गई है। ये बात आपको एकदम अच्छे से याद रख लेना है। ये जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसका भी सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा आयोग का जो सन है उसे भी याद रखना है, अगस्त 1948। और ये जो परमाणु
ऊर्जा विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसकी स्थापना कब हुई है? 3 अगस्त 1954 को हुई है। कब हुई है? 3 अगस्त 1954 को हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि हमारे देश में जो परमाणु ऊर्जा विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है? ये प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री जो कार्यालय होता है, पीएमओ जो होता है ना, मीन्स जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, उसी के अंतर्गत ही ये आता है परमाणु ऊर्जा विभाग। और इसके जो मिनिस्टर होते हैं या फिर जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है प्रमुख? भारत का प्रधानमंत्री। और आप सभी को यह बात बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे CGSCF का, तो उसमें पूछा गया है फ्रेंड्स, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। जैसा कि एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद होता है भारत में, है ना, भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, है ना, तो वो इसका जो हेड होता है या फिर चेयरमैन होता है वो कौन होता है? ठीक है, तो उसका भी कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री ही होता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आप सभी को सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप सभी इसे जरूर अच्छे से याद रखिए कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग जो है उसका हेड कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और जो परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन होते हैं, कौन? परमाणु ऊर्जा आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो एज अ डिफॉल्ट, ठीक है, मीन्स जैसे ही वो परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन बनते हैं वो भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव बन जाते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है इसके सचिव कौन है अभी वर्तमान में? KN व्यास जी ही है। कमलेश नीलकंठ व्यास जी ही अभी भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके क्या है? सचिव है। ठीक है, तो ये दोनों बात आप सभी को अच्छे से याद रखनी है। ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ, आप सभी फटाफट मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही फ्रेंड्स जो भी नए बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सभी के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें हम लोग CGGK भी पढ़ा रहे हैं और साथ ही इन्वायरमेंट की तैयारी भी इसमें कराई जा रही है। तो आप सभी को जो भी CGGK से पढ़ना है आपके सिलेबस से या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आप सभी हमारे प्ले लिस्ट में जाकर, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब मैं आप सभी को आगे बताती हूँ। और ये जो परमाणु ऊर्जा विभाग है फ्रेंड्स, इसके भी स्थापना होमी जहांगीर भाभा जी के प्रयासों से ही की गई है। ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा था फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो उस समय भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जो गवर्नमेंट है वो इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे इस जो एटॉमिक एनर्जी उसकी ओर। उनको लग रहा था कि पहले हमें देश के ऊपर ध्यान देना चाहिए, देश में जो किसान हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो होमी जहांगीर भाभा जी हैं उन्होंने अपना पहला कदम उठाया और इसके लिए प्रयास किया। ठीक है, इसलिए जो भी हुआ एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हमारे हिस्ट्री, मतलब भारत के इतिहास में, उसमें होमी जहांगीर भाभा जी का ही नाम आता है। तो ये जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है फ्रेंड, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, न्यूक्लियर पावर रिसर्च के जनक कौन है या फिर फादर कौन है? होमी जहांगीर भाभा जी ही हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ। हमारे देश में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे शॉर्ट में बार्क के नाम से जाना जाता है। क्या? बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई है? 3 जनवरी 1954 में हुआ है। कब हुआ है? 3 जनवरी 1954 में, मीन्स 3 जनवरी 1954 में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बात आप सभी को अच्छे से याद रखनी है। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? ट्राम्बे, मुंबई में है। ठीक है, कहाँ पर है? ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड्स, और ट्राम्बे में ही भारत और एशिया का प्रथम, क्या जो ट्राम्बे है वहीं पर ही भारत का और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा की स्थापना की गई थी। क्या? भारत और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1956।
ठीक है फ्रेंड्स, 4 अगस्त 1956 में की गई है। और ये बात आप सभी को अच्छे से याद रखना है। मैं जितना भी डेट बता रही हूँ फ्रेंड्स, इससे आप सभी ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी को अप्सरा के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ, क्योंकि भारत और जो एशिया है उसका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो हमें इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले ही बता दी कि इसकी स्थापना कब हुई है, 4 अगस्त 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो निर्माण है, अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसका निर्माण और डिजाइन भारत के द्वारा किया गया था। पर इसके लिए जो परमाणु ईंधन है, क्या परमाणु ईंधन या फिर एटॉमिक जो फ्यूल है, उसकी आपूर्ति किसके द्वारा की गई थी, ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। और ये किसके लिए की गई थी, एक समझौते के द्वारा। ठीक है, मीन्स ब्रिटेन के द्वारा एक समझौता किया गया था भारत के साथ, उसके अनुसार ही ये जो परमाणु ईंधन है वो ब्रिटेन के द्वारा भारत को दिया गया था। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये है फ्रेंड्स कि ये जो अप्सरा है उसके लिए परमाणु ईंधन किन्होंने दिया था या फिर किस देश ने दिया था, तो ब्रिटेन ने दिया था। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए मैं आप सभी को ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे मैं आप सभी को भारत के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है फ्रेंड्स, उसके बारे में बताना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी को मैं इसके बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जो आप सभी के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, और जैसा कि एक क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूछा जा चुका है, जिसे मैं पहले ही शो कर दी थी कि भारत में जो सबसे लेटेस्ट कमर्शियली न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो उसका आंसर भी आप सभी को अभी आप मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा था, तारापुर। ठीक है, कौन सा था फ्रेंड्स, तारापुर। ठीक है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1969 में की गई थी। कब की गई थी, अक्टूबर 1969 में ही की गई थी। ठीक है, और साथ ही आप सभी को ये याद रखना है कि ये जो हमारा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, मीन्स भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, इसको किसके सहयोग से स्टार्ट किया गया था, यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो अमेरिका है उसकी सहायता से ये जो तारापुर विद्युत संयंत्र या फिर जिसे हम तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कह सकते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। तो आप सभी को जो देश का नाम मैं बता रही हूँ उसे जरूर याद रखना है। अब चूंकि ये पहला है, ठीक है, क्या ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो इसके बारे में याद रखना आप सभी को बहुत ही आवश्यक है। तो जो भी मैं बताई हूँ, इसका स्थापना डेट क्या बताई मैं, अक्टूबर 1969 और साथ ही इसे किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, यूएसए के सहयोग से। और ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो आप सभी को ये सारी बातें अच्छे से याद रखना है। अब फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को आगे बता देती हूँ कि भारत में वर्तमान में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। कितने हैं, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। और इसके अंतर्गत अभी तक कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स कार्य कर रहे थे, 22 या फिर 22। ठीक है, भारत में जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनके अंतर्गत 22 न्यूक्लियर रिएक्टर अभी एक्टिव है। ठीक है, और साथ ही अभी करंट का न्यूज में आगे आप सभी को बताने वाली हूँ, जिसको मिलाकर अब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी 22 जुलाई मीन्स 22 जुलाई 2020 में, अभी 2020 में ही काकरापारा में एक नया न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो एक्टिव हो गया है। ठीक है, काकरापारा क्या है, ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पर पहले से 2 रिएक्टर जो है कार्यरत थे, लेकिन अभी एक और जो रिएक्टर है वो कार्यरत हो गया है ना। तो उसको मिलाकर अब कितना हो जाएगा एक्टिव, 23 न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर अलग है। मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना, मीन्स एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पर 2 या 2 से अधिक, उससे भी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए हम, तो मैं क्या बताइए कि जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसके अंतर्गत अभी तक 22 थे, लेकिन अब कितना हो गया है, 23 हो गया। और अभी ये रिसेंटली ही हुआ है 22 जुलाई को। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी इसे अच्छे से याद रखिए। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि भारत में ये जो परमाणु रिएक्टर्स थे, मीन्स जो भी
परमाणु विद्युत गृह या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे फ्रेंड्स, उनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता मीन्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो कितना था, 6780। कितना, 6780 मेगावाट। क्या, 6780 मेगावाट। ठीक है, कभी कभी इसे मेगावाट लिख के बाद ई करके भी दिया रहता है ना, क्या दिया रहता है, ई करके। तो ई का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अगर ई लिखा है तो भी ठीक है और नहीं लिखा है तो भी ठीक है। तो फ्रेंड्स कितना था, 6780 है ना। लेकिन अब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी ये जो काकरापारा वाला मैं बता रही हूँ, जो नया न्यूक्लियर रिएक्टर अभी एक्टिव हुआ है, उसकी क्षमता थी 700। कितना है, 700। तो इसमें और 700 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो फ्रेंड्स अब ये हो जाएगा 7480। कितना हो जाएगा, 7480। लेकिन फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि जैसा कि ये अभी हुआ है रिसेंटली में, है ना, तो इसको अभी ये ऐड करके नहीं बताएगा। ठीक है, अभी ये ऐड करके आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर 20 सितंबर को एग्जाम होगा तो ये ऐड करके नहीं आएगा, क्योंकि 22 जुलाई ये अभी रिसेंटली का ही है। तो आप सभी को अगर आ गया, इसमें अगर एग्जाम में पूछ दिया कि काकरापारा में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके एक्टिव होने के बाद भारत की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है विद्युत की, मीन्स आपसे पूछेगा कि भारत में जो काकरापारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उस वहां पर जो तीसरा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके एक्टिव होने के बाद भारत की कुल परमाणु विद्युत क्षमता मीन्स कुल परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है, तब आप सभी इसे ऐड करके बताएंगे। लेकिन अगर आपको उसमें मेंशन नहीं किया है काकरापारा को, तो आप सभी ये जो डाटा मैं बता रही हूँ उसे ही बताइएगा, मीन्स उसे ही टिक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वो अगर वो पूछेगा, न्यू पूछेगा, तो आपको डेफिनेटली वो काकरापारा मीन्स उसमें मेंशन करेगा ही, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर काकरापारा मेंशन करेगा तो आप सभी ऐड करके बताइएगा, और अगर काकरापारा मेंशन नहीं करेगा तो आप सभी इसी ही डाटा को याद रखिए। कितना है क्षमता भी भारत की, 6780 मेगावाट। कितना है, 6780 मेगावाट। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को भारत के जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनके बारे में बताती हूँ। मीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर जो प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, उनके बारे में बता रही हूँ, है ना। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है वो भारत में कहाँ कहाँ पर स्थित है उसके बारे में बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कैसे लिखा हुआ आएगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र करके लिखा रहेगा। ठीक है, क्या पूछेगा, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र करके पूछेगा, या फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, क्या लिखा रहेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना। और आप सभी को अभी बता दी मैं, न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट अलग अलग है ना। तो देखिए भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, तो भारत में फ्रेंड्स 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। और ये कहाँ कहाँ पर स्थित है मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो सबसे पहला तो तारापुर परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र है वो है फ्रेंड्स, मीन्स तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। देखिए फ्रेंड्स, मैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अधिकतर इंग्लिश में ही लिखा हुआ दिया रहता है, और हिंदी में कैसे लिखा रहेगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और वैसे भी मैं आप सभी को पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप सभी इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन लिखा रहता है उससे भी जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि हिंदी में कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, जिससे हमारे क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एक बार जो भी इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहता है उसे भी आप सभी जरूर पढ़ा कीजिए। कम से कम जो साइंस का पेपर है, टेक्नोलॉजी का पेपर है, ऐसे सब्जेक्ट में आप सभी इंग्लिश का क्वेश्चन जरूर पढ़ा कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहला है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है फ्रेंड्स, वो कौन से टाइप का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, मीन्स कौन से टाइप का न्यूक्लियर रिएक्टर है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। कैसा है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। मीन्स आप सभी को पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर है, मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कैसे वर्क करते हैं, तो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही जो BWR मीन्स बॉइल्ड वाटर रिएक्टर, क्या, बॉइल्ड वाटर रिएक्टर, है ना, बॉइल्ड वाटर रिएक्टर इसके अंतर्गत भी आते हैं। मीन्स ये दोनों ही रिएक्टर्स यहाँ पर कार्यरत हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एंड बॉइल्ड वाटर रिएक्टर।
ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ, हिंदी में आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप सभी अच्छे से उसे पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा हुआ रहता है। कभी कभी हिंदी में टेक्नोलॉजी अगर साइंस का हम क्वेश्चन पेपर उठाए तो डायरेक्टली इंग्लिश में ही लिख दिया रहता है, हिंदी में भी मीन्स जो भी इंग्लिश का वर्ड है उसको हिंदी में करके लिख देते हैं। इसलिए मैं आप सभी को इंग्लिश बता रही हूँ जिससे आप सभी को कंफ्यूजन ना हो। तो PHWR का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और BWR का होगा बॉइल्ड वाटर रिएक्टर, और हिंदी में आप सभी के लिए लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है रावत भाटा। क्या रावत भाटा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? राजस्थान में है। और ये जो रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, है ना, इनके जो क्षमता है विद्युत उत्पादन करने की वो भी बता दे रही हूँ। वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप सभी अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रख लीजिए। और साथ ही जो तारापुर मीन्स जो सबसे पहला मैं आप सभी को बताऊंगी और जो सबसे लास्ट बताऊंगी, कम से कम उसका आप सभी जरूर याद रखिएगा। तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है फ्रेंड्स, इसका जो क्षमता है विद्युत उत्पादन करने की वो कितना है? 1400 है। कितना है? 1400 है, मीन्स 1400 है। ठीक है, 1400 मेगावाट है। और जो रावत भाटा बताई मैं उसका कितना है? 1180 है। कितना है? 1180। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी ये दोनों बात अच्छे से याद रखिए। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है काकरापारा। क्या? काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसके बारे में मैं आप सभी को बता रही थी। तो ये जो काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है फ्रेंड्स, वो सूरत गुजरात राज्य में स्थित है। मीन्स सूरत जो है गुजरात के अंतर्गत एक शहर आता है, वहां पर ये जो काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो स्थित है। और इसकी भी क्षमता आप सभी को याद रखनी है क्योंकि ये अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है ना, तो आप सभी इसका जरूर याद रखिएगा। तो पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जो 2 रिएक्टर्स थे वो एक्टिव थे, जिनकी क्षमता कितनी थी? 220। ठीक है, मीन्स 220 था दोनों का, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 440। कितना? 440। लेकिन अब जो तीसरा न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर एक्टिव हुआ है उसकी क्षमता कितनी है? 700 है। कितना है? 700 है। ठीक है, तो आप सभी को ये याद रखना है कि जो काकरापारा न्यूक्लियर रिएक्टर है मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर 3 जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अब एक्टिव हो चुके हैं, है ना। तो पहले इसकी क्षमता कितनी थी? 440 था। अभी एक और रिएक्टर एक्टिव हो गया है 700 मेगावाट का, तो अब कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अब इसका कितना हो जाएगा? 1140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1140 मीन्स 1140 हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये बातें याद रखनी है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे नरौरा। क्या? नरौरा। ये जो नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आप सभी को ये बातें याद रखनी है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो एक्चुअली में किस पर आधारित है? वो PHWR रिएक्टर है। मीन्स जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां पर जो भी रिएक्टर्स हैं, देखिए फ्रेंड्स, और साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि रिएक्टर का हिंदी मत पूछिएगा क्योंकि रिएक्टर को हिंदी में रिएक्टर ही कहते हैं, है ना। तो ये जो रिएक्टर्स है फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अंतर्गत हैं, तो भारत में जितने भी हैं वो सभी PHWR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, क्या? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। तो आप सभी ये बात जरूर याद रखिए। आपको अलग अलग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसके लिए अलग याद नहीं रखना है, सिर्फ एक है उसके लिए अलग याद रखना है, जिससे मैं आप सभी को आगे बता दूंगी। ठीक है, अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं नरौरा बता दिया आप सभी को, ये यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कलपक्कम। ये जो कलपक्कम, एक्चुअली में ये जो सब नाम है फ्रेंड्स, कलपक्कम, नरौरा, ये सभी वहाँ के स्थान का नाम है ना। तो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट से स्थापित किया गया है, इसलिए उनके नाम पर इसे रख दिया गया है। तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है ना। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर है? चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है। और फ्रेंड्स आप सभी को ये बात याद रखनी है कि भारत का पहला स्वदेशी रिएक्टर है ये, मीन्स भारत के द्वारा ही निर्मित, ना तो किसी का सहयोग लिया है
अपने ही लोग मिलकर इसे बनाए हैं, है ना। मीन्स अपने यहाँ का जो भी इंडिजिनियस मटेरियल्स है उसका यूज करके ही इसे बनाया गया है। तो भारत का पहला स्वदेशी रिएक्टर है कलपक्कम, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। और साथ ही आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि ये जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसी को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, चेन्नई में, मीन्स तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही मैं बता देती हूँ कि पहले जो बताई थी मैं आप सभी को, है ना, क्या नरौरा और ये जो कलपक्कम, इन दोनों का जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितना है, 440 है, मीन्स 440 है। कितना है, 440 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे मैं आप सभी को बताती हूँ कैगा। ये जो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स, कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। और साथ ही ये यहाँ पर जो भी रिएक्टर कार्यरत है ना, वो भारत का 20वां नंबर का परमाणु रिएक्टर है। क्या, भारत का 20वें नंबर का परमाणु रिएक्टर है, ठीक है। जैसा कि मैं आप सभी को बताया कि अभी तक कितने परमाणु रिएक्टर्स कार्यरत थे, 22। तो उसमें का जो 20वां नंबर का परमाणु रिएक्टर था वो कहाँ पर कार्यरत है, कैगा में, ठीक है। कैगा परमाणु रिएक्टर मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, मीन्स कर्नाटका राज्य में स्थित है। और इसकी क्षमता कितनी है, 880, ठीक है, 880 इसकी क्षमता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे देखिए, आगे मैं आप सभी को बता रही हूँ कुडानकुलम। और ये जो कुडानकुलम या फिर इसे कुडनकुलम करके भी बोलते हैं, तो ये तमिलनाडु में स्थित है फ्रेंड्स, है ना। और साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि सबसे पहले जो क्वेश्चन मैं आप सभी को शो करी थी, मीन्स भारत का लेटेस्ट कॉमर्शियली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर है वो कौन सा है, तो ये जो कुडनकुलम में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है फ्रेंड्स, यही भारत का सबसे लेटेस्ट क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। या फिर ये जो कुडानकुलम आपको पूछेगा कि जो भारत का लेटेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, तो यही कुडानकुलम ही आएगा। और इसके अंतर्गत जो भी रिएक्टर्स कार्यरत है यही क्या है, भारत का सबसे लेटेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, ठीक है। और तो यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे पुराना, सबसे नया, है ना, ये सभी आप सभी को याद रखना है, पहला, लास्ट, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और करेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद मैं आप सभी को करेंट ही बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो कुडानकुलम है फ्रेंड्स, है ना, यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया है इसके लिए रूस के साथ समझौता किया गया था। कब किया गया था, 1988 में। कब किया गया था, 1988 में रूस के साथ समझौता किया गया था। तो यहाँ पर जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी एक्स्ट्रा आप सभी को बता रही हूँ उसे आप सभी अपने नोट्स में नोट करते जाए और मैं जो भी बताती हूँ उसका नोट्स जरूर बनाया करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लिखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और बहुत ही देर तक याद रहेगा। और आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपको रिवीजन करने में भी बहुत ही इजी होगा और बहुत ही कम समय लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो भी एक्स्ट्रा मैं बताती हूँ उसे आप सभी नोट जरूर किया कीजिए। और ये जो कुडानकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 रिएक्टर्स कार्यरत थे। कितने, 2 रिएक्टर्स कार्यरत थे। तो जो पहला जो रिएक्टर कार्यरत हुआ वो 2014 में, 2014 में हुआ था। उसके बाद जो सेकंड हुआ वो 2017 में हुआ था, ठीक है, कार्यरत। इसीलिए ही ये जो कुडानकुलम का जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसे लेटेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। और अब फ्रेंड्स, ये जो काकरापारा है यहाँ पर एक नया न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है ना। तो हो सकता है आप सभी को अभी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ दे। तो आप सभी ये सारी बातें जरूर याद रखिए जो मैं आप सभी को बता रही हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता देती हूँ कि जो कुडानकुलम का जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है फ्रेंड्स, इसके दोनों रिएक्टर्स की क्षमता कितना है, 1000 मेगावाट है। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 2000 मेगावाट, ठीक है। तो भारत में 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कौन सा है, कुडानकुलम है, ठीक है। क्या है, कुडानकुलम है। और फ्रेंड्स, इसी को ही मैं बता रही थी कि यहाँ का जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है वो WWER मीन्स वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर है। कैसा रिएक्टर है, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर या फिर जल ऊर्जावान रिएक्टर भी कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। तो हिंदी में तो आप सभी के लिए शो हो ही रहा है फ्रेंड्स। मैं इंग्लिश इसका बता दी हूँ क्योंकि फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सातों का नाम मैं आप सभी को बता दी हूँ। अब मैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को करेंट का नॉलेज बताऊंगी।
तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसे आप सभी को याद रखना ही है। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, मैं आप सभी को बता दी, तारापुर है ना। मीन्स तारापुर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है, इसकी क्षमता भी बता चुकी हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, है ना, वो किसके अंतर्गत ऑपरेटेड है या फिर किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, NPCIL। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, क्या, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये NPCIL का फुल फॉर्म है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत भारत के जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है वो कार्य करते हैं। और आप सभी ने अगर देखा होगा पीछे, तो मैं जितना भी बताई हूँ तो आपकी स्क्रीन पर जो भी शो हो रहा था फ्रेंड्स न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ, उसमें NPCIL लिखा हुआ था। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यही होता है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे ज्यादा, क्या भारत का या भारत में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता वाला, क्या भारत में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता वाला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो भारत में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता वाला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, कुडानकुलम। ठीक है, क्या है, कुडानकुलम, जिसे मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, है ना। क्या बताई मैं, 2000 मेगावाट था इसका जो विद्युत उत्पादन क्षमता है। तो यही भारत में उच्चतम क्षमता वाला रिएक्टर है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी याद रखिए, भारत में उच्चतम विद्युत उत्पादन क्षमता वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, कुडानकुलम है। ठीक है, और साथ ही ये भारत का नवीनतम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, क्योंकि इसे ही सबसे लास्ट में बनाया गया है। क्या, भारत का नवीनतम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, कुडानकुलम है। और ये WWER पर कार्य करता है, ये मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, है ना। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान में कितने बिजली ग्रिड है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी क्या बताएंगे, भारत में वर्तमान में बिजली ग्रिड की संख्या है 5। कितना है, 5 है। मीन्स 5 बिजली ग्रिड है। और ये कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी है याद रखना। आप सभी कैसे याद रख सकते हैं, जितने भी डायरेक्शन है वो, ठीक है, पूर्वी, है ना, उत्तरी, दक्षिणी और साथ ही पश्चिमी, है ना। तो ये हो गया 4 और एक पूर्वोत्तर, तो ऐसे 5। तो ये बहुत ही ईजी है याद रखना। तो ऐसे 5 ही बिजली ग्रिड है, आप सभी याद रखिए। अब आगे फ्रेंड्स मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट करंट नॉलेज दे देती हूँ। फ्रेंड्स आप सभी ने न्यूज़ में सुना भी होगा, लेकिन ये जो न्यूज़ है वो बहुत ही पुराना हो, बहुत नहीं लेकिन 2 साल पुराना है, कि ये जो कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है फ्रेंड्स, यहाँ का जो रिएक्टर था उसने एक रिकॉर्ड बनाया था, विश्व रिकॉर्ड। और कौन सा रिकॉर्ड था ये, लगातार बिना रुके 941 डेज बिना रुके चलने वाला रिएक्टर बना था ये। ठीक है, कब बना था, 2018 की बात है ये, दिसंबर 2018 में हमारा जो कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर मीन्स कैगा न्यूक्लियर प्लांट में जो रिएक्टर है वो बिना रुके लगातार 941 दिन चलने का ये रिकॉर्ड बनाया था। और इसने किसको पीछे किया था, इसने यूनाइटेड किंगडम का जो हेसम परमाणु रिएक्टर है जो कि 940 दिन चला था लगातार, उसके रिकॉर्ड को तोड़ा था। क्या किया था, उसके रिकॉर्ड को तोड़ा था। तो आप सभी को ये बात याद रखनी है कि हमारा जो ये कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था मीन्स न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था, उसका जो रिएक्टर था उसके अंतर्गत जो भी रिएक्टर कार्य कर रहा है उसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है 941 दिन लगातार बिना रुके चलने का। ठीक है, तो आप सभी को ये बातें याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट। तो ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है फ्रेंड्स, कौन सा वाला, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब चूंकि इसने एक रिकॉर्ड बनाया है 2018 में, तो इसके बारे में हमें कुछ और पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना या फिर ये कब से संचालित है, मार्च 2000 से संचालित है। मीन्स 2000 से ये कार्य कर रहा है, मार्च से। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है मैं पहले ही बता दी हूँ, लेकिन अभी एक बार और बता देती हूँ, 880 मेगावाट मीन्स 880 मेगावाट इसकी क्षमता है, किसकी, कैगा की। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर 4 इकाई कार्यरत है, कितने का, 220 मेगावाट की इकाई। कितने का, 220 मेगावाट की इकाई मीन्स जो यूनिट्स है वो कार्यरत है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सभी को ये बात याद रखना है कि ये जो कैगा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसने 941 दिन चलने का लगातार बिना रुके रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, और किसको पीछे किया था, जो यूनाइटेड किंगडम है
वहाँ का हेसम परमाणु रिएक्टर है उसको पीछे किया था। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स इसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ फ्रेंड्स कि यही जो कैगा परमाणु रिएक्टर है वो भारत का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का परमाणु रिएक्टर है। ठीक है, क्या है, भारत का तीसरे नंबर का परमाणु रिएक्टर नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और सबसे बड़ा कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा है तारापुर। कौन सा है सबसे बड़ा? तारापुर। उसके बाद सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा कौन सा है? रावत भाटा। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तारापुर है। और सेकंड नंबर में है रावत भाटा और थर्ड नंबर में है ये कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आप सभी को फ्रेंड्स जो काकरापारा गुजरात में स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो एक्टिव हुआ है पावर प्लांट है, जो रिएक्टर इसके अंतर्गत एक्टिव हुआ है तीसरे नंबर का, उसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर अभी एक्टिव हुआ है काकरापारा में, है ना, ये तीसरे नंबर का रिएक्टर होगा काकरापारा का। और साथ ही ये स्वदेश में निर्मित रिएक्टर है ना, मीन्स ये भी क्या है? स्वदेशी रिएक्टर है, पूरी तरीके से स्वदेशी रिएक्टर है। और इसकी क्षमता कितनी है? 700 मेगावाट है, मीन्स 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। ये बात आपको याद रखनी है कि इसका जो निर्माण किया गया है वो मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। ठीक है, इससे पहले ही यहाँ पर 2 और रिएक्टर मौजूद हैं। ठीक है, जिसको मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। और इन दोनों की कैपेसिटी कितनी थी? और 220, मीन्स एक एक रिएक्टर की कैपेसिटी 220। तो इस प्रकार इसका टोटल कितना था? पहले 440 था, अब एक और आ गया है कितने का? 700 मेगावाट का, मीन्स 700 मेगावाट का जो प्रोडक्शन करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी, वो वाला रिएक्टर भी यहाँ पर अब एक्टिव हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो रिएक्टर अभी एक्टिव हुआ है फ्रेंड्स, ये भी किस पर बेस्ड है? ये PFWR पर बेस्ड है। और इसके पहले आई लगा देते हैं। आई मीन्स इंडियाज। ठीक है, मीन्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियाज प्रेफराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इंडियाज प्रेफराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, तो इसी पर ही ये आधारित है फ्रेंड्स। ठीक है, और साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये जो प्रेफराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है आखिर ये होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता है फ्रेंड्स, है ना, ये एक प्रकार का ऐसा रिएक्टर है जिसमें भारी जल, जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं, उसका यूज किया जाता है किसके रूप में? मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में। कूलेंट मीन्स शीतलक, है ना। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है ना, रिएक्टर्स में। जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ बार बार कि वही तो बता रही हूँ ना कि विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, इतना है, मतलब जो भी है सभी जो भी न्यूक्लियर प्लांट है उनका अलग अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसको ठंडा करना भी आवश्यक है। तो इसीलिए वहाँ पर जो भारी जल है उसका यूज जो है शीतलक, जिसे कूलेंट कहते हैं इंग्लिश में, उसके रूप में होता है। मॉडरेटर के रूप में यूज होता है ना। और ये जो सारे दोनों शब्द है फ्रेंड्स, कौन कौन सा? कूलेंट, मॉडरेटर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के शब्द हैं, जिन्हें मैं आप सभी को अपने अगले वीडियो में इतने अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो भारी जल का यूज करता है। ठीक है, किसके रूप में? कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में। और फ्रेंड्स इसका कुछ इतिहास है जिसे मैं अभी आप सभी को बता देती हूँ। अब देखिए, इतिहास में ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अभी ही ये एक्टिव हुआ है 22 जुलाई को। तो अगर करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाए तो हो सकता है यहाँ से भी पूछ दें। तो पूरा जानकारी देना मेरी पूरी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स, है ना। तो आप सभी मैं जो भी बता रही हूँ उसे ध्यान से जरूर सुनिए। तो ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है फ्रेंड्स, इसका विकास कहाँ पर हुआ था? कनाडा में हुआ था 1940 में। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा था? कैंडू रखा था। इन लोगों ने क्या रखा था? कैंडू रखा था। कनाडा ने कैंडू मीन्स ये जो रिएक्टर है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ना, ये कैंडू को 40 मेगावाट 40 मेगावाट पावर उत्पादन करने के लिए इंडिया को दिया था। कब दिया था? 1956 में। कब दिया था? 1956 में। और यूएसए ने क्या दिया था? हैवी वाटर दिया था। मीन्स ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ना, इसको वर्क कराने के लिए हैवी वाटर किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। और इस रिएक्टर को किसने दिया था? भारत को कनाडा ने दिया था। ठीक है, किन्होंने दिया था? मीन्स किस देश ने दिया था? कनाडा ने दिया था। कब दिया था? 1956 में। ठीक है, अब क्यों दिया था फ्रेंड्स? क्योंकि भारत में भी धीरे धीरे परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हो गई थी। भारत के जो साइंटिस्ट थे उनको क्या करना था? प्रैक्टिकल करके देखना था। तो इसी के लिए ही मांग की गई थी कनाडा से, जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है उसकी। तो इसीलिए ही कनाडा ने दिया था।
ठीक है, तो ये बातें आप सभी ज़रूर याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आप सभी को विश्व में होने वाली जो परमाणु दुर्घटना है उसके बारे में बताती हूँ। अब फ्रेंड्स जो मैं बता रही हूँ आप सभी को उसका डेट ज़रूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डेट ही पूछा जाता है कि कौन सा परमाणु दुर्घटना कब हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व में दो बहुत ही भयानक परमाणु दुर्घटनाएं हुई हैं जिनका नाम आप सभी को याद रखना है और साथ ही इनका डेट। तो देखिए सबसे पहला हुआ था चेरनोबिल में। कहाँ पे हुआ था? चेरनोबिल रशिया में, मीन्स रूस में हुआ था। इसका डेट कौन सा है? 26 अप्रैल 1986। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में कि चेरनोबिल का जो दुर्घटना हुआ है, परमाणु दुर्घटना, वो कब हुआ था? तो 26 अप्रैल 1986 में हुआ था फ्रेंड्स। और ये बहुत ही खतरनाक था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा भयावह था, भयानक था ये। इससे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था रूस का। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड है वो है फुकुशिमा। और ये फुकुशिमा जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये जापान का क्या है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जापान में फुकुशिमा डाइची नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें परमाणु दुर्घटना हुआ था 2011 में। कब हुआ था? 2011 में, 11 मार्च 2011 में हुआ था ये। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये जो दुर्घटना हुआ था ये 1986 के चेरनोबिल के दुर्घटना के बाद सबसे गंभीर या फिर सबसे भयानक परमाणु दुर्घटना थी। ठीक है, और साथ ही फ्रेंड्स एक स्केल होता है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल। क्या होता है? इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल। तो इस स्केल के अनुसार फ्रेंड्स कुछ लेवल दिए जाते हैं जो परमाणु दुर्घटनाएं हैं उनको। तो ये जो परमाणु दुर्घटना है फुकुशिमा डाइची है ना, इसको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना पैमाना इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल, इसके अंतर्गत लेवल 7 दिया गया है। मीन्स इसका जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत इसे लेवल 7 घटना के वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना ज़्यादा खतरनाक था, लेवल 7 का परमाणु दुर्घटना था ये। तो आप सभी को ये बातें ज़रूर याद रखना है। और साथ ही फ्रेंड्स विश्व में जो भी परमाणु से संबंधित दुर्घटनाएं होती है या फिर जो भी काम होता है उस पर नज़र रखने के लिए वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन है। क्या है? वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन की स्थापना की गई है। ठीक है, कब की गई है? 1975 में, मीन्स 1975 में इसकी स्थापना की गई है फ्रेंड्स। और साथ ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। क्या है? लंदन में। तो ये जो नॉलेज दे रही हूँ फ्रेंड्स मैं वो एफ्टा दे रही हूँ, ये पूछा तो नहीं गया अभी तक, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन भी होता है और ये कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट से इनसे रिलेटेड जो भी करेंट नॉलेज था और जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट था उसे अच्छे से बता दी हूँ। तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे वो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। और जो भी नए बच्चे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।